क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी देश में कोई एग्जाम सिर्फ इसलिए कैंसिल हो जाए कि वहाँ पेपर की कमी है? जी हाँ, आज श्रीलंका में बहुत बड़ी एक ऐसी ही क्राइसिस आई हुई है। वहाँ हाल ही के एग्जाम को बस पेपर शॉर्टेज के कारण कैंसिल कर दिया गया है। ऐसी क्राइसिस जहाँ पर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और मेडिसिन से लेकर खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। फ्यूल लेने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। पेपर की एक्यूट शॉर्टेज होने के कारण बच्चों के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर फैक्ट्रीज को प्रिंटिंग मटेरियल्स की शॉर्टेज के कारण अपनी न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग कम करनी पड़ रही है। चीज़ों की सप्लाई बहुत कम और डिमांड्स बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ की महंगाई आसमान छू रही है। एक एक चीज़ के बढ़ते दाम, ऊपर से देश में हर एक नेसेसरी चीज़ की शॉर्टेज, फूड की ह्यूज अमाउंट में शॉर्टेज। लोग कह रहे हैं उनके पास पैसा तो है पर किसी काम का नहीं। 15-16 घंटों तक वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काटी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने स्ट्रीट लाइट तक बंद करवा दिए हैं। लोग भड़के हुए हैं, परेशान हैं और सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए मदद मांग रहे हैं। श्रीलंका पूरी तरह से हिला हुआ है। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे श्रीलंका फाइनेंशियली इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया और इस हाल में पहुँच गया? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। ये पहली बार नहीं है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई है। शुरुआत करते हैं 1955 से। श्रीलंका का 90% एक्सपोर्ट सिर्फ रबर, टी और कोकोनट से होता था। उनकी पूरी इकोनॉमी इन्हीं तीन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। फिर अचानक 1955 में इंटरनेशनल मार्केट में रबर और टी का प्राइस बहुत कम हो गया, जिससे श्रीलंका को अपने एक्सपोर्ट से बहुत कम इनकम मिलने लगी। अब क्योंकि उनके पास तो एक्सपोर्ट करने के लिए बस रबर, टी और कोकोनट ही था, इसलिए उनके एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगे। इम्पोर्ट होने वाली चीज़ों के लिए उन्हें फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ रही थी और एक्सपोर्ट इनकम कम होने के कारण श्रीलंका फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया था। अब बात आती है श्रीलंका की डेवलपमेंट की। जितनी भी इनकम एक्सपोर्ट से आती थी, श्रीलंका की गवर्नमेंट उसका सिर्फ 10% डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती थी और बाकी 90% इन्वेस्टमेंट वो वेलफेयर स्कीम में करते थे, जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किए होंगे। वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म के लिए उतना नहीं सोचा। उन्होंने बस देखा कि कैसे 2-4 सालों में लोगों के लिए अच्छा किया जाए। इसके बाद 1962 में गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शन भी लिया और नेशनल प्लानिंग काउंसिल स्टार्ट किया ताकि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान किया जा सके। 1977 में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ करना स्टार्ट किया। डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, बिजनेस के लिए स्कीम्स निकाली, फूड सब्सिडीज़ को बंद कर दिया और भी काफ़ी कुछ। 1977 से लेकर 1982 तक श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ आई, टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ गया। बट जुलाई 1983 में श्रीलंका में आया सिविल वॉर। अब हुआ ये कि अब तक वहाँ की गवर्नमेंट जो पैसा डेवलपमेंट में लगा रही थी, अब वो पैसा उन्हें अपने बचाव के लिए सिविल वॉर में लगाना पड़ा और धीरे धीरे इनका डिफेंस बजट भी बढ़ता गया। मोटोरोला, हैरिस कॉर्पोरेशन और सोनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का श्रीलंका में आने का प्लान था। हैरिस कॉर्पोरेशन ने तो अपना प्लान शुरू भी कर दिया था, जिसमें बहुत से लोगों को जॉब्स भी मिलने वाली थी। बट सिविल वॉर की वजह से सारी कंपनीज ने श्रीलंका आने से मना कर दिया और जब तक यहाँ सिविल वॉर चलती रही तब तक सारी कंपनी श्रीलंका आने की बात को टालती रही, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये सही समय नहीं है। फिर सिविल वॉर 2009 में खत्म हुई। श्रीलंका क्राइसिस किसी एक रीजन से नहीं बल्कि बहुत सारी रीजन से हुई है। श्रीलंका की इकोनॉमी का 10 से 12% हिस्सा टूरिज्म के कारण चलता था। फिर अचानक से 21 अप्रैल 2019 में पूरे देश में बहुत जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जो ईस्टर बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 चर्च और कोलंबो के 3 लग्जरियस होटल को टारगेट बनाया गया, जिसमें लगभग 269 लोगों की डेथ हो गई। इनमें 35 फॉरेनर्स और 3 पुलिस ऑफिसर भी थे और लगभग 500 लोग इंजर्ड हुए। बॉम्बिंग करने वाले सारे 9 लोग श्रीलंका के ही थे। इस बॉम्बिंग के कारण श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर इसी के कारण से उसके कुछ महीने बाद देश में दंगे होने लगे। अब ये सारे प्रॉब्लम्स तो थे ही, फिर दुनिया में आई कोविड पैंडेमिक। इस टाइम श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्सा थे। इन्होंने VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कम कर दिया। उन्होंने सोचा कि टैक्स कम होने पर चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे और लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे और वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट को लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है, इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। बट इसे इम्प्लीमेंट करने के कुछ मंथ्स बाद ही कोविड पैंडेमिक आ गई और ये आइडिया फेल हो गया, क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। श्रीलंका इससे और पीछे चली गई। श्रीलंका ने पहले ही चीन से हम्बनतोता पोर्ट बनाने के लिए बहुत सा कर्ज ले रखा था। श्रीलंका के लिए इस पोर्ट को बनाना इंपॉर्टेंट था अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। वैसे तो श्रीलंका चीन से पहले अमेरिका के पास गया था लोन के लिए, बट अमेरिका को पता था कि ये पोर्ट इतना अर्न नहीं कर पाएगी कि श्रीलंका उनके कर्ज को चुका पाए, इसलिए अमेरिका ने लोन देने से मना कर दिया। फिर श्रीलंका इंडिया के पास भी आया
और इंडिया को भी ये बात पता थी, इसलिए इंडिया ने भी लोन के लिए मना कर दिया। तीसरी बार वो चीन के पास गए और चीन लोन के लिए मान तो गया, बट उनकी कुछ नियम और शर्तें थी। उनकी पहली शर्त ये थी कि ये पोर्ट एक चाइनीज कंपनी बनाएगी, और ऐसी शर्त उन्होंने इसलिए रखी थी ताकि वो इस पोर्ट को अपने मन मुताबिक बना सके। उनकी दूसरी शर्त थी कि अगर श्रीलंका उनका लोन नहीं चुका पाया तो ये पोर्ट उन्हें चीन को 99 ईयर्स के लिए लीज पर देना होगा। श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसके कारण वो लोन चुका नहीं पाए और हम्बनतोता पोर्ट 99 ईयर्स के लिए चीन को लीज पर दे दी गई। अब श्रीलंका पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। इसी बीच गोताबाया राजपक्षा ने फैसला लिया अपने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने का, बट अचानक से ये फैसला लेना उनके लिए बहुत भारी पड़ा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा टाइम दिया जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है, बट उन्होंने बिना कुछ प्लानिंग किए ये सब स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वहां की इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ गई। और जो चीजें श्रीलंका को पहले इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी, जैसे चावल और टी, अब वो भी उन्हें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। श्रीलंका के सभी मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। बस यहाँ के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा और उनके भाई महिंदा राजपक्षा, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, इन दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस क्राइसिस के कारण लोग परेशान होकर श्रीलंका को छोड़कर इंडिया और बाकी दूसरे देश जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले 16-17 रिफ्यूजीज इंडिया आए। उनसे पूछने पर पता चला कि श्रीलंका में उनका हाल बहुत बुरा है। हालांकि इस क्राइसिस में इंडिया श्रीलंका की बहुत हेल्प कर रहा है। 17 मार्च 2020 में श्रीलंका ने दिल्ली के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की। उसके बाद फ्यूल परचेज करने के लिए इंडिया ने श्रीलंका को $500 मिलियन का लोन दिया। फिर इंडिया ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया और श्रीलंका अब फिर से इंडिया से $1 बिलियन लोन हेल्प के लिए मांग रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका ने चीन से भी $2.5 बिलियन का लोन लिया है। IMF से लोन पर बात चल रही है, वर्ल्ड बैंक से भी बात चल रही है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा का वॉशिंगटन DC जाने का भी प्लान है, ताकि देश को बचाने के लिए रेस्क्यू प्लान किया जा सके। ये थी श्रीलंका क्राइसिस की पूरी इन्फॉर्मेशन। होप्स हो कि जल्दी ही श्रीलंका इस क्राइसिस से बाहर आ जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।